मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं। सभी खंड कीजिए, इसमें भी कई खंड होंगे, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ये एक नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको पहला क का करते हैं, द्विघाती समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। उसके मूल कैसे होंगे उसकी प्रवृत्ति बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको हल करने के लिए। तो अब द्विघाती समीकरण जानते हैं आप लोग क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। तो इसके दो मूल प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, दो घात है, तो इसके दो मूल प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होते हैं, अल्फा और बीटा। अब इसी को चेक करना है कि ये मूल कैसे हैं, वास्तविक है कि काल्पनिक है। काल्पनिक इमेजिनरी नंबर है, वास्तविक है रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है। तो इसको चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट आता है, विविधकर आता है। विविधकर d बराबर होता है विविधकर d से लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d बराबर होता है b² - 4ac। अब ये इक्वेशन तुमको दिया है 2x² - 4x + 3 = 0। इस जनरल इक्वेशन से तुलना करोगे तो b की जगह पे क्या हो जाएगा, -4 a² होगा -4, a के जगह पे क्या है 2 है इंटू 2 और c के जगह पे क्या है 3 है, c के जगह पे क्या है मल्टीप्लाई क्या आ जाए 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 के 24 हो जाएगा 24। अब जब घटाओगे तो -8 आएगा। ये माइनस जब 8 आता है यानी d का मान लेस देन 0 आता है। जब d का मान लेस देन 0 आता है तो काल्पनिक इसके मान क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर प्राप्त होंगे, वास्तविक संख्या नहीं प्राप्त होगी, इमेजिनरी नंबर जैसे √-5, √-6, √-7 प्राप्त होंगे, तो ये काल्पनिक प्राप्त होंगे। अगर d > 0 रहता है, d का मान > 0 रहता है तो वास्तविक प्राप्त होते हैं, वास्तविक। अब d = 0 होता है, अगर d = 0 होता है तो वास्तविक के साथ दो मूल ना प्राप्त होके एक ही मूल प्राप्त होंगे, दो मूल ना प्राप्त होके एक ही मूल प्राप्त होंगे। तो इसका जो है ये है, ये सही है, इसको ये ट्रिक लगाइएगा, और इसको ये सही है, इसको ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर लिख दीजिएगा बढ़िया से। मैं तीनों बता दिया हूँ, कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा। नंबर दूसरा का खब कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a तथा sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अब ये तुमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, दिया क्या है 15 cot a बराबर 8। cot a बराबर क्या लिख सकते हो, 8/15 लिख सकते हो नहीं। cot क्या है, cot रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय रेशियो है। cot a बराबर 8/15। तो cot a का मान तुमको रेशियो का मान याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद होना चाहिए। हम लिखवाए हैं लाल बटा काका, जब ट्रिग्नोमेट्री का मैं फार्मूला बता रहा था तो उस वक्त मैं लिखवाया था लाल बटा काका। याद करने का सही तरीका, तो लाल बटा का लंब है, ए से आधार है, ये लंब है, के से कड़ है, के से कड़ आधार है। तो अगर काट का मान निकालना है तो काट क्या चलता है, ये लाल बटा काका का ट्रिग्नोमेट्री काट बराबर क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे a/l लिखोगे, क्या लिखोगे a/l। a क्या है आधार, l क्या है लंब है। तो अब तुमको ये रेशियो तुमको दिया हुआ है, ये एंगल तुमको दिया हुआ है, तो अब इस पे रख के और साइड निकाल सकते हो। तो फिगर बनाएंगे, फिगर जो बनेगा तो फिगर ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, क्योंकि ए बी ये सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समांतर त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ए एंगल है। अब ए से क्या हुआ आधार, आधार क्या है 8 है, एल से क्या हुआ लंब, लंब क्या है 15 है।
अब हमको कर्ण निकालना है, यानी के निकालना है। तो इसका यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? पाइथागोरस। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस इस्तेमाल होता है। पाइथागोरस आप क्या कहते हैं कि कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी के इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से के का मान निकलेगा, के बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ये फार्मूला होता है, पाइथागोरस याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वहाँ याद होना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो क्या होता है? एल स्क्वायर अपान एल के जगह पे क्या है? 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है? 8 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर पढ़े हो तुम लोग तो 225, 8 का स्क्वायर पड़ेगा 8 × 64, दोनों को जोड़ दोगे, इकाई को 5 और 4 9, 6 2 8, अंडर रूट 289 का मान होता है 17। याद हो, अगर 6 7 8 अच्छे से पढ़े होगे तो याद होगा। तो के का मान क्या हो जाएगा? 17। अब निकालना है साइन ए। अब यहाँ पे साइन ए, अब साइन ए का रेशियो याद होना चाहिए, साइन लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? 15, कर्ण क्या है? 17। अब क्या निकालना है? सेक ए। सेक ए, ये ट्रिक होना चाहिए, लाल बटा काका। सेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये है के अपान ए। कर्ण क्या है? 17, आधार क्या है? 8। अब उत्तर लिख दोगे यहाँ पे, उत्तर साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। ये आपका आंसर हो गया, इसको उतार लो। तो बच्चों देखो, प्रश्न नंबर दूसरा का ग 1 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो समरूप त्रिभुज क्या होता है? पहले देखो, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज तुम लोग जानते हो, समरूप त्रिभुज क्या होता है? ये मान लो ए बी सी है, ये समरूप त्रिभुज क्या है? ये पी क्यू आर है। इन दोनों का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज में क्या होता है? इनका जो भुजा होता है, भुजा का अनुपात समान होता है, ये जो अनुपात होता है समान होता है। इसी तरह उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो देखो, समरूप त्रिभुज में एरिया त्रिभुज ए बी सी, ये फार्मूला लिख रहे हैं, एरिया अपान त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होता है, ये फार्मूला है, ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर। ये होता है किसी समरूप त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, दोनों भुजाओं का क्षेत्रफल, तो उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमको तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब इस फार्मूले में रख देंगे, अगर क्षेत्रफल दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान 289 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू। तो ए बी और पी क्यू का अनुपात क्या हो जाएगा? तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो ए बी अपान पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 121 अपान 289। तो अंडर रूट 121 का वर्गमूल जो होता है 9678 में पढ़े हो 11 होता है, और 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो इनका अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 11/17। तो उत्तर लिख दोगे, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 11/17।
फार्मूला याद रहेगा तो 40 नंबर पक्का। 70 में 100 में 40% होता है, तो फार्मूले पे है। ये एक एक नंबर फार्मूला जिसको याद रहेगा वो कर ले जाएगा। तो इसको उतार लीजिए। मॉडल पेपर का प्रश्न नंबर दूसरे का घ कह रहा है, यदि किसी बंटन का मध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो कोई बंटन है, मतलब मध्य है, बहुलक है, माध्यिका निकालना है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में तीनों होते हैं, मध्य, बहुलक और माध्यिका। तो इन तीनों में फार्मूला मेन चीज़ है, फार्मूला 1 नंबर मिल जाएगा। फार्मूला याद हो जाएगा तो आप 40% तक के मार्क्स कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, सवाल में कुछ है नहीं, बस फार्मूला है। बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका -2 मध्य। अब बस मान रख दोगे आ जाएगा। 1 नंबर कुछ है इसमें 13, 3 माध्यिका -2 इंटू 16, 16 दूनी 32, माध्यिका 3 2 5, 3 1 4 45, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 45/3 15। उत्तर हो जाएगा माध्यिका 15। फार्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा।